तो हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं अगले वीडियो में। तो आइए टेस्ट नंबर 9 का ही जो साइंस का भाग है उसका डिस्कशन कर लिया जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन के आसपास में है। तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब तार की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव करता है। जब तार की लंबाई अगर दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर पर पाठ्यक्रम यानी उसमें क्या दर्शाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। तो उसमें क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर बताया जाए तो यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। ठीक, इसलिए करंट घटकर आधा हो जाता है। करंट घटकर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसीलिए देखिए, एक पोल से दूसरे पोल पर अगर तार ले जाया जाता है तो बीच में डिस्टेंस लगाकर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, और थोड़ा सा अगर आप लोग बता सकते हैं तो करंट का ऐसा यूनिट बता सकते हैं तो बताइए। करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर होगा इसका ऐसा यूनिट, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। ध्यान दिए, कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। अजैव घटक, जैव नहीं पूछा है, अजैव घटक पूछा है। तो आइए इसका ऑप्शन लेते हैं। शायद आप लोग को याद हो कि कौन सा पूछना है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं अजैव घटक। अजैव घटक घटक तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा। पहला कह रहा है कि ताप, वर्षा और जलवायु अजैव घटक, मृदा, खनिज, पौधे और जानवर और सूक्ष्म जीव। तो इसमें अजैव घटक को आप लोग बताइए। तो इसमें अजैव घटक हो जाएगा कौन सा, तो इसमें अजैव घटक होगा पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव। अब ये कैसे हुआ, तो थोड़ा सा बता दें आप लोग को। अजैव कारक जैसे कि पानी, मिट्टी और वायुमंडल, परिस्थिति, जो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के गैर जैविक घटक है, जबकि जैविक कारक जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जीवित जीव हैं। ठीक, तो इसको समझ लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएं। देखिए 75 है कि यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि हो तो किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ेगा। यदि तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित करते तो किसी बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर द्विसूचक के पीछे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग को इसमें एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगा, समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। बताइए, हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक यंत्र का नाम आप लोग सुने होंगे, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उस यंत्र के माध्यम से पूरे शरीर का स्कैनिंग होता है। उस यंत्र के नाम बता सकते हैं तो बताइए। तो उस यंत्र का नाम है MRI। इसका अगर फुल फॉर्म बताएं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब कौन कौन सा हो गया, मस्तिष्क और हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि अणुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं और चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। अगर कमेंट में बता सकते हैं तो बताइए। अणुचुंबकीय पदार्थ में हो जाएंगे कौन कौन से, तो एल्युमिनियम और सोडियम, इसमें दो होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा सही आंसर। और लौह चुंबकीय में हो जाएगा कौन कौन से, तो लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सही कथन का चयन करें। पादप कोशिकाओं में, ध्यान दीजिएगा,
कि पादप कोशिकाओं में, क्वेश्चन अभी आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होता है। जो प्लांट एनिमल होता है, जो प्लांट सेल होता है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है, यानी सेल वाल भी होता है। ठीक, अगला कह रहा है दूसरा का कथन कि पहला पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की होती है। आगे कह रहा है कि सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और यह जंतुओं के संरचनात्मक दृढ़ता पर प्रदान करती है। क्या सेलुलोज जंतुओं में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। भाई सेलुलोज तो हमारे अंदर पाए ही नहीं जाते। हम लोग जो हमारे शरीर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह जंतुओं में, तो जंतु मतलब कौन हो गया, हम लोग क्या हो गए, जंतु हो गए। ठीक, जीव जंतु में सेलुलोज पाया जाता है? नहीं, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है। किस में? प्लांट में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से तने की परिधि या मूल से वृद्धि का कौन सा कारण होगा? तने से परिधि या मूल से वृद्धि, जो मूल से यानी अगर कहा जाए तो अगर ये रूट हो गए तो बताइए नीचे से ऊपर वृद्धि होगा तो कौन सी वृद्धि कहेंगे? शीर्ष पर वृद्धि, पार्श्व विभक्तियोग वृद्धि, अस्थायी ऊतक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पार्श्व विभक्ति वृद्धि। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो पार्श्व विभक्ति वृद्धि क्या होता है कि तने की परिधि जो तनों से जड़ों की ओर वृद्धि होती है, जो क्या होते हैं, तनों से जड़ों की ओर वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सही, इनमें से सही कथन का चूज करना है। तो पहले कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आप लोग को देते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं। सही बात है भाई। मस्तिष्क कशेरुकी यानी और तंत्रिकाओं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अगर पूरा क्वेश्चन आप लोग सामने कर दें तो ए और 3, ए और 2, 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। सारे के सारे सही है। सही बात है भाई कि तंत्रिका तो कोशिका हमारे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। अगर जैसे आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल बताएं कि अगर कोई नशेड़ी होगा जो दारू पीता है, उसके थोड़ा ही आधा घंटा या 15 मिनट में उसको दारू चढ़ जाता है। ठीक, अगर मस्तिष्क मेरुरज्जु या तंत्रिका, सभी तंत्रिका भाग किसका भाग है, तो तंत्रिका ऊतक से बनी होते हैं। ठीक, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। सही बात है भाई। चलिए आगे, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली, ध्यान दीजिएगा, निकलने वाली एंजाइम कौन कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमिलेज। थोड़ा सा ये भी बताइए कि अग्नाशय से निकलने वाली कौन सी है, इसकी कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 और 3, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो इसको थोड़ा सा अगर बता दे तो एक ऐसा एंजाइम है ट्रिप्सिन और लाइपेज, पाचक एंजाइम है। कौन सा है? पाचक एंजाइम है। ठीक, अच्छा लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज अग्नाशय, आंत, पेट और वसा में ऊतकों से स्रावित होती है। ठीक, ऊतकों के द्वारा स्रावित होता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है कि फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल को तोड़ना। ठीक, और इसमें देखिए एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज कहाँ से, एक और अगर आप लोग को बता दें तो एक और है जो एमाइलेज, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो लार और अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कि हमारे शरीर में उपस्थित कौन से कारक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? जैव उत्प्रेरक, ध्यान दीजिएगा, जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। हार्मोन, एंजाइम, वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगर थोड़ा सा बता दें तो एंजाइम जैविक जीवों में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं, बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग किए या बदले। एंजाइम एक बहुत बड़ा प्रोटीन या एक से अधिक अमीनो अम्ल से बनता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि ये एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी पर जीवित मुक्त कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर हैं। विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन सही, एक होगा सही, जो केवल 1 होगा सही। चलिए इसको सिर्फ आंसर ही बताते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, विखंडित हो गए, खंडित हो गए, पुनरुद्भवन होंगे। तो इसका सही आंसर होगा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब है कि अगर इसको मानते हैं कि ये कोई जीव है, अगर इसको हम यहाँ पर बीच में से काट लिए, यहाँ से काट दिए, तो ये जो अलग अलग जीव बनेगा ये नए जाति यानी नए जीव या अपने आप को नए रूप में परिवर्तित कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच 85 नंबर कि किसके कारण परमाणु का एक अवशेषित क्रिसमस केक किसके द्वारा परमाणु का एक अवशेषित क्रिसमस केक एवं तरबूजा के रूप में प्रस्तुत करने वाले परमाणु सिद्धांत को समझाया गया था। ऑप्शन है नील्स बोर, डाल्टन, थॉमसन। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। थॉमसन के द्वारा बताया गया था। ठीक, और थोड़ा सा बता दें कि इन्होंने जो तरबूजा में है उनके जो लाल वाले भाग है, जो खाने वाला भाग है, उनको परमाणु के धनावेश माना था, और जो छोटे छोटे जो बिच्छे होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन माने थे। ठीक, चलिए इनका जो परमाणु सिद्धांत था वो असफल रहा था, और जाकर लास्ट में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो सफल हुआ और नील्स बोर का हुआ। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के संबंध में निम्न में से कौन सी सही है। इसके भौतिक गुणों के समान होते हैं, इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, तत्व और प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। देखिए इसके भौतिक गुण कभी समान नहीं होते, इसके रासायनिक गुण समान हो सकते हैं और समस्थानिक शुद्ध पदार्थ हो सकता है। अगर एक एग्जांपल आप लोग के सामने दे समस्थानिक का, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियन, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोग करने की क्षमता है हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त करने की जाने वाली जिससे तत्व के परमाणु एक संयोग करता है। तो इसमें बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाए एक से अधिक, डी। इसमें एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणिक है, बता सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा बहुपरमाणिक है। तो साफ है, अगर जिसके एटॉमिक नंबर याद होगा वो बता सकता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 8 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, तो 7 होता है। सल्फर क्या होता है, सल्फर का 16। तो सबसे ज़्यादा परमाणु एटॉमिक नंबर किसका था, सल्फर था, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक कर। इसमें सिर्फ आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। आगे है सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। डीएनए का कौन सा भाग जो प्रोटीन संश्लेषण को सूचित करता है भाई, तो जीन कहलाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। साइंस हो गया, मॉडर्न हो गया आप लोग को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें और धीरे धीरे वीडियो में सुधार लाते रहेंगे। कुछ गलती हमसे होती है, कुछ गलती बताने में, तो करते करते अभ्यास हो जाएगा।